नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के बारहमासा नामक कविता के अंतिम पद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। बारहमासा नामक यह कविता सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत का एक अंश है। इसमें कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, बारहमासा एक ऐसी रचना होती है, एक ऐसा गीत होता है, पद्य होता है जिसमें 12 महीनों का वर्णन रहता है और उन 12 महीनों में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों, ऋतु परिवर्तनों आदि की विशेषताओं का उल्लेख किसी विरही या विरहिणी के मुख से कहलवाया जाता है और साथ ही इन प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ उस विरही या विरहिणी के दुख की स्थिति का भी चित्रण किया जाता है। हम जानते हैं कि पद्मावत में नागमती रतन सेन की पत्नी है और उसका पति पद्मावती से विवाह करने के उद्देश्य से उसे छोड़कर चला गया है और पतिव्रता पत्नी होने के नाते नागमती उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उसके विरह में दिन प्रतिदिन व्यथित हो रही है। वर्ष भर की 12 महीने बीत जाते हैं। हर महीने में उसके विरह में वृद्धि ही होती है। इस अंश में हम फाल्गुन महीने का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में फाल्गुन मास में चलने वाले पवन के झकोरे शीत को 100 गुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नागमती विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जाती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बारहमासा में संकलित अंतिम पद्यांश जो फाल्गुन महीने से संबंधित है। तो देखते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगन स्यू जाई किमि सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा, तरिवर झरे झरे वन ढांखा, भई अनपत फूल फर साखा, कर्ण बनाफति कीन हुलासु, मो कहाँ भा जग दून उदासु, फाग करही सब चांचरी जोरी, मोहि जिए लाई दीन ही जन जस होरी, जो पे पियहि जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा, राते हूँ दिवस एहें मन मोरे, लागों कंत छार ज्यों तोरे, यह तन जारों छार के, कहों के पवन उड़ाओ, मकुत ही मार्ग होई परों, कंत धरे जहाँ पाओ। तो आइए अब हम इस पद्यांश के शब्दार्थ देखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हर शब्द का अर्थ ले लिया जाए। फागुन फाल्गुन महीने का नाम है। पवन हवा, झकोरे झोंके जोर से हवा का चलना, बहा बहते हैं, चौगुन 4 गुणा चौगुना, स्यू शीत ठंड, जाई जाए, किमी कैसे, सहा सहा जा सके, सहन किया जा सके। तन का अर्थ होता है शरीर, जस जैसे, पियर का अर्थ है पीला, पात का अर्थ है पत्ता, भा मिन हो गया है, मोरा मिन मेरा, विरह ना रहे, पवन पढ़ चुके हैं, हवा वायु, होई हो गई है, झोरा झोल मारना, हिलाना, तरिवर तरिवर तरु शब्द अपने मन में ले आए तो अर्थ अपने आप समझ आ जाएगा। तरिवर का अर्थ है वृक्ष। झरे झड़ गए हैं, झरे वन ढांखा,
वन में ढांक भी झड़ गए हैं। ढांक के पेड़ जो हैं वो भी वनों में उनके पत्ते भी झड़ गए हैं। भई अनपत, अनपत का अर्थ है पत्तों से रहित। भई अनपत फूल, फर, फर को फल समझें। शाखा, शाखा, शाखा होती है टहनी। हर पेड़ की टहनी पत्तों से रहित, फूलों से रहित और फलों से रहित हो गई है। करिनह बनाफती कीन्ह हुलासु, बनाफती को हम अपनी खड़ी बोली में वनस्पति समझें। वनस्पति में क्या आता है? पेड़ पौधे जितने भी हैं ये सब वनस्पति में आते हैं। कीन्ह हुलासु, हुलास होता है आनंद मना रही है, वनस्पतियाँ आनंद मना रही हैं। मो कहाँ भा जग दून उदासु, लेकिन मुझे आनंद कहाँ हो सकता है। भा होना, जग संसार में, दून दुगनी, उदासु उदासी, उदास। प्रकृति तो बहुत आनंद मना रही है लेकिन मेरी तो दुनिया में दुगनी उदासी आ गई है। आगे देखते हैं। फाग करहीं सब चांचर जोरी, सब फाग खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। सब चांचर जोरी, चांचर एक प्रकार का नृत्य है, जोरी जो जोड़ियां बनाकर खेला जाता है। तो फाग करहीं सब फाग खेल रहे हैं, सब चांचर जोड़ी बनाकर चांचर नृत्य कर रहे हैं। मोही जिय लाई दीन ही जैसी होरी, मोही मुझे, जिय लाई हृदय को, दीन जस होरी जैसे मेरे हृदय को होली लगा दी गई हो, आग लगा दी गई हो। व्याख्या में हम सारी बातें और स्पष्ट करना चाहेंगे। अभी हम शब्दार्थ देख रहे हैं, शब्दार्थ देखते जाइए। ज्यों पे पिए ही जरत अस भावा, ज्यों मिन यदि, पे मिन जो पे पिए ही, यदि मेरे प्रियतम को, जरत जलना, अस मिन इसका यानी अपना, भावा अच्छा लगता है। यदि मेरे प्रियतम को, मेरे प्रिय को मेरा जलना अच्छा लगता है तो जरत मरत मोहि रोस न आवा, तो जलकर मरते हुए मुझे, मोहि में मुझे रोस गुस्सा गिला शिकवा न आवा नहीं आ रहा। राते हूँ, रात को, राते हुआ मैं रात में, दिवस दिन, यही यही, मन मोरे मेरे मन में है। रात दिन अब मेरे मन में एक ही बात है कि लागों कंत छार ज्यों तोरे, छार का अर्थ है राख, कंत का अर्थ है प्रियतम पति, लागों में लग जाऊं, ज्यों तोरे तुम्हारे, कि मैं अब राख बनकर तुम्हारे, हे प्रियतम राख बनकर तुम्हारे शरीर के साथ लग सकूं, तुम्हारे गले के साथ लग सकूं, बस यही मेरे मन में इच्छा है। तो उसके लिए क्या करती है? यह तन जारों छार के, यह तन यह शरीर, जारों में जार दूंगी, जला दूंगी, छार के और राख कर दूंगी। कहूँ कि पवन उड़ाओ, और फिर कहूँगी, पवन से कहूँगी, हवा से कहूँगी कि अब मुझे उड़ा दे। मकु मुझे, तेही उसी, मार्ग मार्ग होई परों, से होकर पड़ जाना, गिरा देना। कंत धरे जहाँ पाऊँ, कंत मेरा पति, धरे में रखे, यहाँ जिस जगह, पाँव में पैर। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। आइए अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो नागमती क्या कह रही है कि फागुन पवन झंकोरे बहा, कि फागुन का महीना आ गया है और हवा के तेज झोंके बहना शुरू हो गए हैं, जोरदार हवा चलना शुरू हो गई है। और जिसकी वजह से हो क्या रहा है
चौगुन स्यू जाई किम सहा। तेज हवा के झोंकों से शीत ठंड भी 4 गुना अधिक बढ़ गई है, और ऐसी ठंड को कैसे सहन किया जा सके। तन जस पियर पात भा मोरा। मैं तो पहले ही विरही हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, और मेरा शरीर तो पीले पत्ते जैसा हो गया है। दुर्बलता का प्रतीक है ये पीला पत्ता। और जैसे पीला पत्ता जो है उसका अंत निकट होता है, जरा सी हवा चलने पर उसका गिरना तय होता है, तो वैसे ही नागमती को लगता है कि उसका शरीर भी पीले पत्ते जैसा हो गया है। तो ये विरह न रहे पवन हुई झोरा। ये जो मेरा विरह है ये हवा की तरह झोंका मारेगा और मुझे अब रहने नहीं देगा। जैसे पीले पत्ते को हवा का झोंका पेड़ पर रहने नहीं देता, उसे गिरा देता है, उसी तरह नागमती को लगता है कि मेरा विरह भी उस पवन की तरह ऐसा मुझे झकझोरेगा कि अब मेरा रहना संभव नहीं है, अर्थात उसका अंत होना निश्चित है। अब इस महीने में और क्या होता है? तरिवर झरे झरे वन ढांका। सब जगह जो है पतझड़ शुरू हो जाती है। वृक्षों पर पतझड़ है, जंगल में ढाक के जो वन हैं, ढाक के जो पेड़ हैं, उनमें भी निरंतर पतझड़ बनी हुई है। और भई अनपत फूल फर शाखा। हर वृक्ष की हर शाखा पत्तों, फूलों और फलों से रहित हो गई है। तो सब जगह तो पतझड़ शुरू हो गई है। नागमती को लगता है कि उसके जीवन में भी ये पतझड़ अब उसको समाप्त कर देगी। लेकिन प्रकृति की ये जो पतझड़ है ये एक नए जीवन का संदेश लेकर भी आ रही है। प्रकृति को पत्तों के झड़ने का दुख नहीं है। वनस्पतियां पत्तों, फूलों और फलों से रहित हो गई हैं, लेकिन वो दुख नहीं मना रही हैं। अपितु क्या हो रहा है? करिन बनाफत कीनो उल्लासु। लेकिन जो वनस्पतियां हैं वो तो अत्यधिक आनंदित महसूस हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वे इसलिए खुश हैं कि पुराने पत्ते झड़ गए हैं और नए नए कोमल कोमल कोंपलें जो हैं वो फूट रही हैं, और ये फूटती हुई कोंपलें वनस्पतियों के आनंद को प्रकट कर रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रकृति में परिवर्तन अवश्य होता है, और परिवर्तन जो है वो एक नया सौंदर्य प्रस्तुत करता है। ये यहाँ व्यक्त हो रहा है। तो मोह कहाँ भा जग दून उदासु। प्रकृति में तो आनंद झलक रहा है, प्रकट हो रहा है, लेकिन मेरी दुनिया में तो दुगनी उदासी आ गई है। प्रकृति में तो आनंद है, अगल बगल सब जगह आनंद है, खुशियां हैं, लेकिन उसे लगता है कि मेरी दुनिया में तो दुगनी उदासी आ गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नागमती विरही है, दुखी है, पीड़ित है। उसे संसार का कोई भी सौंदर्य अच्छा नहीं लग रहा। उसे संसार का कोई भी आनंद उसके मन को भा नहीं रहा है। क्योंकि मन की स्थिति जैसी होती है उसी मनस्थिति के अनुसार प्रकृति और संसार के दृश्य हमारे लिए अच्छे या बुरे लगते हैं। यदि हमारे मन में दुख है, पीड़ा है, हम व्यथित हैं, तो सारे दुनिया का सारी खुशियाँ, सारा श्रृंगार हमें बेकार लगता है। लेकिन यदि हम आनंदित हैं, मन प्रसन्न है, तो प्रकृति का हर एक सुंदर दृश्य जो है वो हमें मोहित कर जाता है, हम प्रफुल्लित हो उठते हैं। तो नागमती जो है विरही है, इसलिए उसे लगता है कि जो संसार में खुशियाँ दिख रही हैं मेरे लिए तो वो दुगनी उदासी लेकर आ गई हैं। लोग जो हैं फागुन महीने में फाग खेलते हैं, होली खेलते हैं। होली रंगों का त्यौहार है, खुशियाँ मनाने का एक उत्सव है।
और लोग मना भी रहे हैं, आनंद उठा भी रहे हैं। फाग कर रही, सब फाग खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, एक दूसरे पर रंग बरसा रहे हैं, सब चांचरी जोड़ी, और सब जो है जोड़ियां बनाकर चांचर नृत्य कर रहे हैं। तो सबकी खुशियां जो हैं व्यक्त हो रही हैं, लेकिन मोही जी लाई दीन जैसी हो रही। ये जो होली है, जो सबके लिए आनंद लेकर आई है, खुशियां लेकर आई है, नागमती को लगता है कि मेरे लिए तो जैसे ये होली मेरे हृदय को जलाने आई है। ऐसे लगता है कि ये होली उसके जिये को जलाने के लिए ही आई है। जो पे पिए ही जरत असभावा, कहती है यदि मेरे प्रियतम को, यदि मेरे पति को मेरा जलकर मरना ही अच्छा लगता है तो जरत मरत मोहि रोस न आवा, तो फिर मुझे उसकी खुशी में जलकर मरने में कोई भी गुस्सा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। यानी जैसा मेरे पति को अच्छा लगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे पति को मेरा जलना मरना अच्छा लगता है तो जलने मरने में मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मुझे भी कोई उन पर रोष नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मैं जलने मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पति को यही अच्छा लग रहा है। तो मैं तो वही करूँगी जो मेरे प्रियतम को, मेरे पति को अच्छा लगेगा। और इसीलिए रातों दिवस एह मन मोरे, अब दिन रात, रात दिन मेरे मन में यही बातें आती रहती हैं कि लागों कंत छार ज्यों तोरे, कि मैं अपने पति के हृदय के साथ राख बन के लग जाऊं। यानी उसे लगता है कि शायद जीते जी उसे अपने पति के दर्शन नहीं होंगे, उसे अपने पति का साथ नहीं मिलेगा। तो मन में ये आ रहा है कि क्यों ना हो कि अपने शरीर की राख बना दी जाए और उस राख का मेल जो है वो अपने पति के साथ करवा दिया जाए। तो मरने के बाद ही सही, राख से ही सही, अपने पति के साथ मिलने का अवसर तो उसे प्राप्त होगा। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। प्रेम में सिर्फ और सिर्फ दर्शनों की अभिलाषा के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं होता। इसलिए नागमती को लगता है कि चाहे मरकर ही सही, राख होकर ही सही, लेकिन कम से कम अपने पति से मिलने का उसे अवसर तो मिले। इसलिए वो कहती है यह तन जारों छार के, कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगी। कहों कि पवन उड़ाए, और फिर मैं पवन देव से कहूँगी, पवन से कहूँगी, हवा से कहूँगी कि अब मेरी इस राख को उड़ा कर ले चल। मकुते ही मार्ग होई परो, मकु मुझे उस मार्ग से होकर ले चल और वहाँ गिरा देना। कंत धरे जहाँ पाँव, यहाँ मेरा पति पैर रखे, जिस मार्ग से मेरा पति जो है पैर रखते हुए जा रहा हो, उस जगह मेरे शरीर की इस राख को गिरा देना। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेम की प्रकाष्ठा का कोई अन्य उदाहरण इस तरह से कहीं दूसरी जगह ढूंढना मुश्किल है। बहुत ही सुंदर चित्रण इस दोहे में है। तो ये था हमारा फागुन महीने की प्राकृतिक छटा का चित्रण, और साथ ही उस प्राकृतिक छटा में फागुन के फाग की मस्ती में नागमती के विरह की बढ़ती हुई स्थिति। विरह उसको लगता है कि अंतिम दशा में पहुंचने वाला है, और अंतिम दशा, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है, विरह की अंतिम दशा मरण होती है। तो नायिका नागमती जो है विरह की अंतिम दशा में पहुंचने ही वाली है। तो ये विरह का सुंदर चित्रण है। आइए हम थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले बिंदु में हम यही लिखेंगे कि इस पद्यांश में जायसी जी ने एक तरफ तो फागुन महीने की विशेषताओं का वर्णन किया है, तो दूसरी तरफ नागमती के विरह का भी मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। अब हम अलंकार देखते हैं, और अलंकारों में सबसे पहले यदि आप अनुप्रास अलंकार देखें
वो आपको बिल्कुल सही रहेगा। और अनुप्रास अलंकार में एक उदाहरण मैं देता हूँ, मनमोरे। मनमोरे में भी मैं म की आवृत्ति है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक अलंकार और देखते हैं, तन जस पियर पातभा मोरा, कि मेरा जो शरीर है पीले पत्ते जैसा हो गया है। तो शरीर की तुलना, निर्बल शरीर की तुलना जो है पीले पत्ते से की गई है, और यहाँ तुलना की जाती है उस जगह उपमा अलंकार होता है। तो आप इस पंक्ति में उपमा अलंकार बता सकते हैं। इसी तरह से रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार कहाँ है? जैसे विरह पवन, विरह को पवन का रूप दिया गया है, हवा का रूप दिया गया है, तो यह आपका रूपक अलंकार भी है। और जैसे अन्य पद्यांशों में हमने देखा था कि अतिशोक्ति अलंकार है, इसमें भी अतिशोक्ति अलंकार आप देख सकते हो। अब हम रस की बात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बारहमासा में जितने भी पद्यांश हैं सब में विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश में भी विप्रलंब श्रृंगार ही है, श्रृंगार रस ही है, और नायिका की करुण स्थिति का चित्रण है और मरण की दशा तक पहुंचने का चित्रण जो है वो यहाँ किया गया है। अब हम छंद देखते हैं। तो छंदों में आपको पहले जो छंद बताए हैं पहले पद्यांशों में, वही छंद यहाँ भी हैं। अंतिम दो पंक्तियाँ जो हैं दोहा छंद में हैं और बाकी जो है वो चौपाई छंद में है। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें तो ये दोहा चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ हुआ है। और भाषा, इस पद्यांश की भाषा ठेठ अवधि है, अवधि भाषा में ये रचित है। तो ये था हमारा बारहमासा कविता के अंतर्गत अंतिम पद्यांश जो फागुन महीने से जुड़ा हुआ था। हमने इसी कविता में अगहन महीने, पौष महीने, माघ महीने का भी वर्णन पढ़ा है, उनकी विशेषताओं का भी वर्णन पढ़ा है, और साथ ही उन महीनों में नागमती के विरह की स्थिति को भी जाना है। तो सचमुच में ये कविता जो है एक बड़ी ही रोचक और साहित्य की दृष्टि से बड़ी श्रेष्ठ कविता है। हम चारों पद्यांशों को 4 वीडियो लेक्चर में हम प्रस्तुत कर पाए हैं। पहले, दूसरे और तीसरे पद्यांश का वीडियो जानने के लिए इनके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या इसके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए जाएंगे। यदि आप उन्हें पढ़ना चाहें तो वहाँ से आप दोबारा उन पद्यांशों को पढ़ सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये कविता जो है आपको समझ आई होगी और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।